Good morning, friends. So, welcome after a period of 1 week. So, let's start our session with the first topic, जो कि है आकाश मिसाइल सिस्टम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि आकाश मिसाइल सिस्टम जो है उसको इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए अब इंटरेस्टेड हो गया है। बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ ने, खासकर साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ और अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ ने इस आकाश मिसाइल सिस्टम में इंटरेस्ट दिखाया था। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है और एक कमेटी बनाई है और उसमें हमारे रक्षा मंत्री, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को मेंबरशिप मिली है। और ये तीनों डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंट्रीज़ को, कौन सी फ्रेंडली कंट्रीज़ को जो है आकाश मिसाइल सिस्टम जो है वो अब एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं कि क्या है इस पूरे डिसीजन के अंदर क्या क्या जो है वो फैसला लिया गया है। इस पूरे एक जो सिस्टम को किस किस कौन सी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि जो आकाश मिसाइल सिस्टम है जो वो सर्विस टू एयर मिसाइल है विद रेंज ऑफ 25 किलोमीटर्स। इसको हमारे इंडियन एयरफोर्स में 2014 में इंडक्ट किया गया था और इंडियन आर्मी ने इसको 2015 में इंडक्ट किया है। ठीक है, अब कैबिनेट के अप्रूवल से जो भी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उन सब को जब भी वो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, अब ये होता क्या है कि कोई भी फॉरेन कंट्री, जब इंडिया भी अगर कुछ सामान खरीदना चाहता है बाहर से, तो वो पहले रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन भेजता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दो हमें। ठीक है, या एक प्रपोजल भेजता है कि मैं ये एक प्रोडक्ट, आपकी कंट्री जो बनाती है डिफेंस का प्रोडक्ट, इसको ख़रीदना चाहता हूँ, तो आप क्या इसको अप्रूवल देते हो या नहीं। तो सिमिलरली आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आए थे, जो उन सबको जो है अप्रूवल देने का अब काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये याद रखो कि जो हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम जो हमारे अभी एयरफोर्स में और जो हमारी आर्मी में इंडक्ट ऑलरेडी हो चुका है, उससे थोड़ा डिफरेंट एक वर्जन जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। जो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उसको जो एक्सपोर्ट करना है वो थोड़ा डिफरेंट वर्जन होगा। ठीक है, अब एक कमेटी जो बनाई है, जो आपको मैंने बताया है, रक्षा मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, ये ऑथोराइज़ करेगी कौन कौन से जो है जो एक्सपोर्ट करने हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स जो, और कौन कौन सी कंट्रीज़ को जो है ये एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट की बिहाफ पर ये कमेटी फ़ैसला लिया करेगी और इसको बाद में यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल देकर ये जो है सेल को सक्सेसफुली कंडक्ट किया जाएगा। यही कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या जो सेल है वो प्राइवेट कंपनी से सामने हमारी इंडिया की प्राइवेट कंपनी जो ये डिफेंस प्रोडक्ट बना रही है उससे जो सामने वाली फॉरेन कंपनी है, उस फॉरेन कंट्री है, उसमें डायरेक्टली होगी या फिर गवर्नमेंट राउट के थ्रू होगी। गवर्नमेंट राउट क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली सामने वाली फॉरेन गवर्नमेंट को बेचेगी। तो क्या ये जो डिसीजन है कि क्या गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर कंपनी से गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा, या जो भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कभी कभी कंपनी से कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि इंडिया की कंपनी कोई सामान बनाकर सामने फॉरेन कंट्री की किसी कंपनी को बेचती है, या फिर कभी कभी गवर्नमेंट, जो खासकर जैसे हमने राफेल के केस में किया है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट राउट के साथ है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट इज़ परचेजिंग राफेल फ्रॉम फ्रेंच गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोनों की गारंटी है उसके अंदर, तो वो ज़्यादा सेफ ट्रांजैक्शन होती है। तो ये भी जो डिसीजन है कि कोई प्रोडक्ट की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट राउट से के साथ सेल होगी, तो ये सब भी ये कमेटी ही डिसाइड करेगी। आकाश मिसाइल सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसा हमने देखा कि उसका वो ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स तक के डिस्टेंस को जो है वो एंगेज कर सकता है। एक मल्टी टारगेट, मल्टी डायरेक्शनल, ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है ये, जिसके अंदर सर्वेलेंस और ट्रैकिंग रडार्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट अब ये याद रखो कि 96% इसमें इंडिजनाइजेशन है। ठीक है,
It is not 100% indigenized. Of course, it is almost it is more than 96% indigenization से बना है मिसाइल सिस्टम। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और ये एक्सपोर्ट जो है हमारे, अगर ये अप्रूवल मिलता है, जिन भी कंट्रीज़ के लिए अप्रूवल मिलता है ये, तो ये हमारा एक बहुत बड़ी एक डिफेंस एक्सपोर्ट की हमारे लिए डील होगी, जिसमें हमारा जो टारगेट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है कि हर साल मिनिमम $5 बिलियन की हम डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं हमारे वो इम्प्रूव हो सकें। तो वो एक उसकी तरफ एक बहुत अच्छा एक मूव होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट सोच रही है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली इस टारगेट को जो है वो यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि उनका टारगेट अब है कि 10% ऑफ ब्लेंडिंग जो एथेनॉल है बाय 2022 और 15% 2026 तक, और जो 20% ब्लेंडिंग है वो 2030 तक। ठीक है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीलिम्स बूस्टर में कि गवर्नमेंट जो है वो अपना टारगेट रख रही है कि 2030 तक वो अपने जो पेट्रोल है उसमें 20% जो है वो एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर सके। अब इससे होगा क्या कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग करने की वजह से जो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पेट्रोल है वो अच्छी तरह से कंबस्ट हो पाता है। उससे क्या होगा कि इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ती है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, क्योंकि वो फ्यूल जो है वो ठीक से कंबस्ट होने की वजह से जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कम एमिट करता है। ठीक है, तो अब इसकी नीड क्या है, क्यों यह किया जा रहा है? ताकि शुगर सेक्टर को भी सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि इससे क्या होगा कि शुगर केन फार्मर्स का फ़ायदा हो जाएगा उससे। और प्रोडक्शन जो है वो हैवी मोलासिस की, शुगर केन जूस, शुगर केन सिरप और शुगर से जो है इथेनॉल की प्रोडक्शन की जा सकेगी। तो एक शुगर सेक्टर जो है वो उसको बढ़ावा मिल सकेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो एक्स मिल प्राइस है एथेनॉल का उसको भी बढ़ा दिया है रिसेंटली। गवर्नमेंट अब ये भी कह रही है कि सिर्फ शुगर केन से ही नहीं, बल्कि आप मेज़ और राइस से भी, जो कि हमारे एफसीआई में आपने देखा होगा ना कि कई बार होता है, आपने देखा होगा कि अनाज सड़ रहा है हमारे एफसीआई में के गोडाउन्स में। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि मेज़ और राइस जो एफसीआई में पड़ा है उससे भी आप डिस्टिलरीज को कहा है कि आप एथेनॉल को प्रोड्यूस करो, और इसके लिए भी रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो हमने, बल्कि 2030 का जो टारगेट है 20% ब्लेंडिंग का, अगर हो सकता है, ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट गवर्नमेंट ने एक एम्बिशियस टारगेट और रखा है कि अगर हो सकता है तो 20% जो ब्लेंडिंग है उसको हम 2025 तक ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बट ऑफ कोर्स हमारी जो डिस्टिलेशन है जो इथेनॉल की वो अभी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है, इतनी ज़्यादा जो है कैपेसिटी हमारी बनी नहीं है कि उसको हम 2025 तक अचीव कर लें। बट येस, ऑफ कोर्स दे विल ट्राई टू डू इट। ठीक है, उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो शुगर केन या फिर शुगर के से ही हम सिर्फ एथेनॉल बनाकर जो है अपने टारगेट को पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें फर्स्ट जनरेशन जो एथेनॉल है वो अदर फीड स्टॉक्स जैसे कि ग्रेन कौन कौन से थे, मेज़ और राइस खासकर, उनसे और शुगर बीट वगैरह से ही डिस्टिलेशन की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन 2G और सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या होते हैं? फर्स्ट जनरेशन बायोएथेनॉल किससे बनती है? शुगर केन जूस या मोलासिस से। ठीक है, अब सेकंड जनरेशन किससे बनती है? सरप्लस बायोमास या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट जो बच जाता है उससे बायोएथेनॉल प्रोड्यूस की जाती है। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स किससे बनते हैं? एल्गी से। ठीक है, जो आपकी एल्गी होती है उससे थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल बनाए जाते हैं। जो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं? जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो आपका फीड स्टॉक होता है, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स हैं, आपको पता होगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स
और जेनेटिकली सिंथेसाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ साइनोबैक्टीरिया वगैरह के साथ मिलाकर जो है बायो एनर्जी फॉर्म की जाती है, वो होते हैं हमारे फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया उससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे जो इथेनॉल की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि वो क्या कर रही है कि ग्रेन फैसिलिटीज़ या फिर ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज कोई या फिर ग्रेन बेस्ड जो एग्जिस्टिंग हैं उनको उनको और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो मोटिवेट कर रही है। उन जो है इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम लेके आ रही है, मतलब कि लोन लेंगे जो ये एग्जिस्टिंग जो डिस्टिलरीज़ हैं या फिर जो न्यू अगर कोई डिस्टिलरी लगाना चाह रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम लेके आ रही है, मतलब कि उनको जो लोन मिलेगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट पे करेगी कुछ %। ठीक है, और न्यू अगर कोई मोलासिस बेस्ड डिस्टिलरीज लगा रहा है या फिर एक्सपेंशन कर रहा है एग्जिस्टिंग डिस्टिलरीज की, उनको भी ये फैसिलिटी मिलेगी। न्यू ड्यूअल फीड डिस्टिलरीज, अभी ड्यूअल फीड डिस्टिलरीज क्या होती हैं कि अगर किसी की मोलासिस बेस्ड डिस्टिलरी है, मतलब कि शुगर केन जो मोलासिस बेस्ड डिस्टिलरी है और वो उसको ड्यूअल फीड बनाना चाहता है, मतलब कि उसके अंदर वो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी भी बनाना चाह रहा है, तो उसको भी ये जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, और सिमिलरली अगर किसी की ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी है उसको वो डुअल फीड बना रहा है, मतलब वो मोलासिस बेस्ड भी बनाना चाहता है उस ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी को, तो उसको भी ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है कि 1 साल का मॉरेटोरियम मिलेगा, मतलब आपको, और 6% पर एनम तक का जो है वो इंटरेस्ट सब्वेंशन दे रही है गवर्नमेंट। और ये कंडीशंस जो हैं उससे क्या होगा कि जो जितनी भी डिस्टिलेशन प्लांट हैं हमारे इसमें कंट्री में, वो सेटअप करने में या एग्जिस्टिंग जो डिस्टिलेशन प्लांट्स हैं उनको एक्सपैंड करने में एक मदद मिलेगी, जिससे क्या होगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो हमारा टारगेट है, इथेनॉल ब्लेंडिंग इंक्रीज होगी और इथेनॉल ब्लेंडिंग का हमारा जो टारगेट है वो जो है वो रियलिस्टिकली पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। अब रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को अप्रूवल दिया है, जैसा कि पहला कृष्णपट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया इन आंध्र प्रदेश, इसको अप्रूवल मिला है। तुमाकुरू इंडस्ट्रियल एरिया इन कर्नाटका, इसको, और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब एट ग्रेटर नोएडा, इन तीनों को अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को। इससे क्या होगा कि ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो हैं वो क्रिएट हो पाएंगी इन एरिया में। समझ लो कि ये एक पूरा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णपट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की वजह से, या और तीनों ऐसे एरियाज़ हैं। ग्रीन फील्ड क्या होता है कि फ्रॉम स्क्रैच बनाना कोई प्रोडक्ट, मतलब कि ज़मीन पर एक पूरा एक बिल्कुल न्यू एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि पूरे एरिया में ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज़ डेवलप होंगी, जिससे क्या होगा कि न्यू तरह की सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, न्यू तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगेंगे, उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बेस बढ़ता जाएगा और हमारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी उस एरिया में, क्योंकि वो एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करके न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा रहा है, तो उससे इन मैन्युफैक्चरिंग की इन्वेस्टमेंट्स आएंगी उस एरिया में। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होंगी मैन्युफैक्चरिंग की के लिए उस एरिया में, और आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा एक जो है ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंदर हम इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ चाहते हैं जो है, और इन्वेस्टमेंट्स लाना चाहते हैं कंट्री के अंदर, वो पूरा होगा इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम से। और क्योंकि जो आपने देखा है आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, कृष्णपट्टनम इंडस्ट्रियल एरिया बनने की वजह से आंध्र प्रदेश का, और तुमाकारू इंडस्ट्रियल एरिया से जो हमारा चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको बहुत ज़्यादा एक किक स्टार्ट मिलेगा, उसको एक पुश मिलेगा, क्योंकि ये उधर के ही आसपास जो है ये बनने वाले हैं ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, और ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ताकि, और रेल कनेक्टिविटी बनाई जा रही है फ्रेट मूवमेंट के लिए। तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत उसके लिए एक बहुत ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन, ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पूरे एरिया के लिए एक तरह से इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे लॉन्च किए गए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली खुर्जा और भाऊपुर
उत्तर प्रदेश के अंदर ये एक स्मॉल सेक्शन ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसका एक बहुत छोटा सा सेक्शन है, उसको भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया था। ठीक है, तो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये बहुत पुराना है, 2006 से बन रहा है। तो ये लार्जेस्ट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इंडिया में, जो कि 2843 किलोमीटर का है। 2006 से बनाया जा रहा है, लेकिन पिछली गवर्नमेंट्स में ये बहुत ही स्लो चला है, ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा स्लो, और नो प्रोग्रेस ऑन द ग्राउंड वॉज देयर। बट येस, ऑफ कोर्स रिसेंटली इसको किक स्टार्ट किया गया है ताकि इसको जल्दी से कंप्लीट किया जा सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के एक हमारे जो कंटेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। रेल जो है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है ये एक तरह से। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 2 सेक्शंस हैं। ठीक है, एक तो जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है वो कौन से हमारे सेक्शन का पार्ट है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पार्ट है वो, जो कि सोनेवाल लुधियाना से शुरू होकर, पंजाब में लुधियाना है, वहाँ से शुरू होकर दानकुनी वेस्ट बंगाल तक बनेगा। तो ये है हमारा ईस्टर्न सेक्शन। ठीक है, और वेस्टर्न सेक्शन कहाँ से है, उत्तर प्रदेश की दादरी से लेकर JNPT मुंबई तक ये बनेगा, वो है हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, जो हमारा एक छोटा सा एक पार्ट है, यूपी में ही है, वो पड़ता है दादरी से खुर्जा का जो पार्ट है। ठीक है, वो दादरी से जो खुर्जा का पार्ट है वो जो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न जो कॉरिडोर हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, अब ये इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट क्यों है, क्योंकि हमारी अभी जितनी भी फ्रेट ट्रेन्स, ऑलमोस्ट 70% ऑफ फ्रेट ट्रेन्स जो अभी हमारी रन कर रही हैं इंडियन रेलवेज के नेटवर्क पे, उन फ्रेट ट्रेन्स को हम इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट जो है वो 5750 करोड़ का है। उसमें जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है लोन देकर, और जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसको जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है वो फंड कर रही है। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इट्स लाइक बिल्डिंग एन एंटायर रेलवे नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच, मतलब शुरू से लेकर मतलब स्क्रैच से बनाया जा रहा है एक तरह से पूरा रेलवे नेटवर्क। और ये इंडियन रेलवेज़ का पार्ट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा इंडियन रेलवेज़ की, हमारी जो हमारे डिपार्टमेंट्स है, हमारे इंडियन रेलवेज़ की जो एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंटली इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स इसको ऑपरेट वही करेंगे, जब वो बन जाएगा तो ऑपरेट तो वही करेंगे, लेकिन इसको बना हमारी इंडियन रेलवेज़ नहीं रही है। ठीक है, सारे स्टेशंस इसके अंदर न्यू होंगे, सारे के सारी जो इंस्टॉलेशंस हैं वो न्यू होंगी, इसलिए जितने इसके स्टेशंस हैं उसका नाम आगे न्यू लगाया जा रहा है, जैसे न्यू भाऊपुर, न्यू खुर्जा एट्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे एग्जिस्टिंग जो इंडियन रेलवेज से ज़्यादा हैवियर लोड्स को जो है वो कैरी कर पाएगा, इसलिए ये जो है जो इसके ट्रैक्स हैं उनकी कैपेसिटी भी बहुत इंक्रीज़ की जा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, वो है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली पंजाब एंड सिंध बैंक, जो कि एक बहुत एलिंग बैंक है, उसके मतलब जो है इकोनॉमिकली वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसको रिकैपिटलाइज करने के लिए एक इनोवेटिव तरीका निकाला है, वो है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू रिकैपिटलाइज पंजाब एंड सिंध बैंक है। ठीक है, तो जनरली ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊँ कि 100 रुपीज़ का एक बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन वो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आपको 10 साल बाद वो 100 रुपीज़ ही मिलेंगे। तो आप अगर कोई बॉन्ड अगर आप 100 रुपये का ख़रीदते हो और आपको 10 साल बाद 100 रुपये ही मिल रहे हैं, तो आप उसको खरीदोगे ही क्यों, क्योंकि उसके ऊपर तो इंटरेस्ट कोई है ही नहीं, गवर्नमेंट आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं पे कर रही। तो इसके लिए क्या होता है कि इस पर इंटरेस्ट तो कोई नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इस 100 रुपये के बॉन्ड को आपको 95 रुपीज़ में इशू करती है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट आपको बोलती है कि ये है, इसकी मैच्योरिटी की वैल्यू 100 रुपीज़, बट आप आज हमको 95 रुपीज़ दो, हम आपको 5 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं और 10 साल बाद हम आपको एक तरह से 100 रुपये देंगे। ठीक है, तो आपका इसमें फ़ायदा क्या हो जाता है कि आपको इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा, लेकिन ऑफकोर्स इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरेस्ट कि आपको 5 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, आपको सस्ते में ख़रीद के पूरे पैसे मिल रहे हैं, आप 95 रुपीज़ अभी दोगे, लेकिन आपको 10 साल बाद एक तरह से
वो 100 रुपीज़ देगी गवर्नमेंट। तो इसको हम कहते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कोई नहीं मिलता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है वो पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए एक स्पेशल बॉन्ड लेके आई है, स्पेशल तरह का ज़ीरो कूपन बॉन्ड लेके आई है, जो कि नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, और नॉन ट्रांसफरेबल है। मतलब गवर्नमेंट जो है, जो पंजाब एंड सिंध बैंक जो इसको सब्सक्राइब करेगा इस बॉन्ड को, उसको वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है, उसको बेच नहीं सकता, ठीक है। इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 10 से 15 ईयर्स होगी। इसको हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी, मतलब कि इसको एंड तक रखना पड़ेगा पंजाब एंड सिंध बैंक को, इसको वो बेच नहीं सकता, इसमें ट्रेड नहीं कर सकता, और इसकी फेस वैल्यू पर ही इसको ख़रीदा जा रहा है। मतलब कि 100 रुपीज़ का ही बॉन्ड गवर्नमेंट जो है वो पंजाब एंड सिंध बैंक को बेचेगी, और 100 रुपीज़ का ही जो है वो 2035 या मतलब जितने भी 10 या 15 साल बाद जब वो पंजाब एंड सिंध बैंक उसको बेचेगा तो उसको 100 रुपीज़ ही मिलेंगे, ठीक है। उसकी मार्केट वैल्यू भी सेम ही रहेगी। तो ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट एक तरह से पंजाब एंड सिंध बैंक का एक जो पैसा है उसको पार्क करके रख रही है अपने पास, ताकि वो उसका जो है वो मनी जनरेशन की एक तरह से एक बात हो रही है इसके अंदर कि समझ लो पंजाब एंड सिंध बैंक ने 100 रुपीज़ अपने डालकर रख दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। तो एक तरह से उनकी क्या हो रहा है कि उनकी एसएलआर की जो लाइबिलिटीज़ है वो पूरी हो रही हैं। आपको पता है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है, तो उनकी जो एसएलआर की लाइबिलिटीज़ को पूरा किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट एक तरह से रिकैपिटलाइज कर रही है कि 100 रुपीज़ के बॉन्ड आपने मेरे पास रख दिए, आपने 100 रुपीज़, बट एक तरह से ये क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है सिर्फ, ठीक है। अकाउंटिंग जो आपकी बुक है, जो आपकी बुक्स अकाउंट, जो उनकी पंजाब एंड सिंध बैंक की जो बुक होगी अकाउंट्स की, उसके अंदर 2 ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। एक तो गवर्नमेंट के पास भी रखा हुआ है पैसा, मतलब एक तरह से पंजाब एंड सिंध बैंक का, और एक तरह से गवर्नमेंट से उसको मिलना है। तो 100 रुपीज़ पार्क करके 100 रुपीज़ उसको वापस मिलने हैं। तो 100 रुपीज़ पार्क करके जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ अकाउंट्स की बुक्स में 200 रुपीज़ जनरेट कर रही है पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए 10 या 15 साल बाद के लिए, ठीक है। तो एक बहुत ही एक क्लेवर, एक बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली एक इनोवेटिव तरीका है ये पंजाब एंड सिंध बैंक को कैपिटलाइज करने का, ठीक है। तो एनीवेज, जो ये ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली आपको जैसे मैंने बताया कि डिस्काउंट पर इशू होते हैं, उस पर इंटरेस्ट तो कोई नहीं मिलता, बट ये डिस्काउंट ही एक तरह से एक तरीका से इंटरेस्ट का काम करता है, क्योंकि वो 5 रुपये के डिस्काउंट पे, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 रुपीज़ को आपको 95 का दे देंगे वो, लेकिन ऑफ कोर्स इस केस में जो है वो 100 का 100 में ही मिल रहा है और उसको बाद में भी 100 ही मिलेंगे, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है उसमें, ठीक है। पर लेकिन जो जनरली ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं उसमें डिस्काउंट को ही इंटरेस्ट बना दिया जाता है। डिस्काउंट देकर ही एक तरह से इंटरेस्ट जो है वो देने की कोशिश करती हैं प्राइवेट फर्म्स भी या फिर गवर्नमेंट्स भी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, वो है डिजिटल ओशन। हमारा डिजिटल ओशन जो है वो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियानिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकॉइस ने इसको लॉन्च किया है। तो ये जो डिजिटल ओशन है, ये जितना भी डेटा ओशन से रिलेटेड है, वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, यूज़र्स या स्ट्रेटेजिक यूज़र्स, एकेडमिक कम्युनिटी, मैरीटाइम इंडस्ट्री और पब्लिक के लिए जनरेट करने वाला है ये इनकॉइस। जितना भी ओशनोग्राफी से रिलेटेड डेटा होता है वो उसके ऊपर, डिजिटल ओशन के ऊपर ये डेटा सारा जनरेट करके इनकॉइस देने वाला है, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारी सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ओशंस हो सकेगी। जितनी भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि ओशन के डेटा में इंटरेस्टेड हैं, वो सारा का सारा एक इनोवेटिव तरीके से डेटा को सोर्स कर सकती हैं इस एक हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारी ब्लू इकोनॉमी का जो इनिशिएटिव है उसको अचीव करने में हेल्प मिलेगी और उसको हम अच्छी तरह से रिसर्च कर पाएंगे। जो ओशनोग्राफिक डेटा या फिर और जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी के यूज़ से इस डिजिटल ओशन की जो हमारी पोर्टल है इसके ऊपर डेटा सारा शेयर किया जाएगा। ये एक ऑनलाइन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म होगा जो कि अलग अलग तरह से, जैसे 3D 4D डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस वगैरह करके आपको देगा। और ओशनोग्राफिक फीचर्स जो हैं वो बहुत सारे सोर्सेस से जो है सोर्स करके हमारे जो
रिमोट सेंसिंग जैसे मॉनिटरिंग डिवाइसेस या जितना भी जो डेटा है जनरेट करके वो इस प्लेटफॉर्म पर जो है डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म पर इनकॉइस हमारे को देने वाला है। ठीक है, तो इनकॉइस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है और ये 2007 में बनाई गई थी। इट इज़ अ यूनिट ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ESSO का एक यूनिट है ये। और ये एक तरह से आपको पता ही है क्योंकि ये काम भी यही कर रहा है, तो ये एक तरह से उष्णोग्राफी का जो डेटा होता है वो देता है सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट एजेंसीज को और साइंटिफिक कम्युनिटी को। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। जो लोग आज बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं हमारे को, उनको मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पिछले कुछ दिनों से जो हमारी प्रीलिम्स बूस्टर की क्लासेस नहीं हो रही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स प्रीलिम्स बूस्टर के लिए जो हमने दिसंबर 25 से लेकर दिसंबर 30 तक का जो हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था उसका PDF हमने कल शेयर कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे। और ये वाला तो ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स ये भी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया जाएगा जो हमारा आज का जो करंट अफेयर्स है। और अब से क्लासेस रेगुलरली होने वाली हैं, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। पिछला जो हमारा प्रीलिम्स बूस्टर की क्लासेस नहीं लगी हैं यूट्यूब पर, उसका भी जो हमारा जैसा मैंने आपको बोला दिसंबर 25 से लेकर दिसंबर 30 तक का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो कल शेयर कर दिया गया है एक कंबाइंड फॉर्म में। तो वील मीट नेक्स्ट टाइम गाइज with new topics. Until then, goodbye and take care.